हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस से जो चैप्टर 3 है इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, इसकी इजी समरी करवाने वाला हूं विद नोट्स, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी नोट्स की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप क्लास 11 ईएसपी, ठीक है, क्लास 11 ईएसपी, इसको सर्च मार के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि रिप्रेजेंटेटिव हम किसे कहते हैं। यानी कि आपका आज का जो चैप्टर है वो इलेक्शन को लेकर है, तो उससे पहले आपको रिप्रेजेंटेटिव वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। तो देखो, इलेक्शन का जब प्रोसेस होता है, आपको ये तो पता होगा, आप इंडिया में रहते हो, जब हम वोट डालते हैं, किसी को इलेक्ट करते हैं, तो जो भी बंदा जिसको हम इलेक्ट करते हैं वो पार्लियामेंट में जाता है या फिर असेंबली में जाता है, उसी को हम उस जगह का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये जगह है, ठीक है। अब यहाँ का जो भी एक बंदा है जिसको आपने इलेक्ट किया है वो पार्लियामेंट में जाएगा या फिर असेंबली में जाएगा, तो उसको हम कहेंगे इस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हमें रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत क्यों पड़ती है भाई? इंडिया जैसा इतना बड़ा देश है, ह्यूज पॉपुलेशन है, लार्ज एरिया है, तो ऑल सिटीजन्स कैन नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली, ठीक है। आप ये सोचो कि हमारा 125 करोड़ देशवासियों का ये जो देश है, तो इसमें सभी तो नहीं जा सकते पार्लियामेंट में, तो हम कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं, हम इलेक्ट करके, ठीक है। इलेक्ट करने के बाद हम उनको भेजते हैं, वो हमारे लिए लॉ मेकिंग का काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब डेमोक्रेसी में हम रहते हैं, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि जहां पे सिटीजन्स खुद वोट डालते हैं और सिटीजन्स में से कोई एक होता है जो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बनता है। सो डेमोक्रेसी में क्या है, एक तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन्स जो होते हैं वो डायरेक्ट पार्ट लेते हैं डे टू डे डिसीजंस लेने में, खुद सिटीजन्स ही डिसीजन ले रहे होते हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट भी खुद चलाते हैं हाथ उठाकर, और इस तरीके से वहां पे इलेक्शन हो जाता है। इसका एग्जांपल है एंशिएंट ग्रीस। एंशिएंट ग्रीस में ऐसा हुआ करता था, और ग्राम सभा के उसमें भी ऐसा होता है, ठीक है, हाथ उठाकर और ऐसे वोटिंग हो जाती है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग जो होते हैं, जो जनता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजती है, ठीक है। जैसा इंडिया में चलता है कि आप खुद नहीं जाके पार्लियामेंट में बैठते हो, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट डालते हो, वो जाकर पार्लियामेंट में आगे का प्रोसेस करता है। ये इंडिया और इंग्लैंड में ज्यादा होता है। और मैं अगर आपको बताऊं इलेक्शन एंड डेमोक्रेसी, तो इलेक्शन और डेमोक्रेसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है, टू साइड्स ऑफ अ कॉइन। अगर इलेक्शन हो रहा है जहां पर, तो वो डेमोक्रेसी भी वहां पर ऑटोमेटिकली होती ही होती है, ठीक है। डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन इज इनकम्प्लीट, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोग आपको खुद ही चुनते हैं, लोग ही सब कुछ करते हैं। तो अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी किस चीज की होगी, और इलेक्शंस नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी किस चीज की, और डेमोक्रेसी नहीं है तो इलेक्शंस का भी कोई वो नहीं है। तो डेमोक्रेसी एंड इलेक्शंस दोनों दो साइड्स हैं एक सिंगल कॉइन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इंडिया का इलेक्शन सिस्टम कैसा है इंडिया का, ये मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सब कुछ लिखा है कि कैसे इलेक्शंस होंगे इंडिया के अंदर, और यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन भी बनाई गई है, ठीक है। हमारे इंडिया की एक इलेक्शन कमीशन है जो कि सब कुछ देखती है, इलेक्शन से रिलेटेड जितना भी काम होता है। तो इलेक्शन कमीशन जो है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगी, ठीक है, जो कि इलेक्शंस करवाएगी, जिसमें 3 मेंबर होंगे। एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा और 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे। तो मिस्टर सुकुमार सेन इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर थे। ये फैक्ट याद रखना, ये बहुत बारी पेपर में पूछा गया है। और इलेक्शन कमीशन का आखिर काम क्या होता है, ये देखिए, ये फोटो है सुकुमार सेन जी की। इलेक्शन कमीशन एक तो इलेक्शन करवाती है फेयर तरीके से, ठीक है, और इशू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि जो भी नियम वगैरह है वो सब बताती है। पॉलिटिकल पार्टीज का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी इलेक्शन कमीशन करती है। सिंबल देना है, जैसे झाड़ू, हाथ और कमल का फूल, ये जितने भी ये सिंबल्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, वो भी इलेक्शन कमीशन ही देता है। और फिक्स द लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग पोल्स, ठीक है, इलेक्शंस के टाइम पे जो खर्चा पानी जितना भी होता है वो सब लिमिट करना, वो सब देखना, ये भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। इसके अलावा वोटर लिस्ट निकालना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। वोट्स की काउंटिंग करना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। रिजल्ट डिक्लेयर करना और वोटिंग की डेट डिक्लेयर करना भी इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ
फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, दो तरीके से हमारे देश में इलेक्शंस चलते हैं, या फिर पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में दो तरीके से इलेक्शन होते हैं। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो, फर्स्ट पोस्ट दी पोस्ट, ठीक है, फर्स्ट पास दी पोस्ट, इसमें क्या होता है, एक पूरी बड़ी कंट्री होती है, उसको छोटी छोटी ज्योग्राफिकल यूनिट्स में बांट दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसको हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा ये एरिया है, और जैसे दिल्ली है, इसको हम बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट देंगे, ठीक है, अलग अलग नाम से, और वहां से क्या होगा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। मान लो करोल बाग का अलग होगा, उत्तम नगर का अलग होगा, रजौरी गार्डन का अलग होगा, यानी कि हर एरिया का एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। और इस वाले में क्या होता है, थोड़ा सा उल्टा होता है, यहाँ पे लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होता है, और बहुत बारी क्या होता है कि बहुत बारी क्या होता है कि एक पूरे देश को ही यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस आया कि यहाँ पे स्मॉल यूनिट्स होती हैं और यहाँ पे लार्ज एरिया होता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक ही नेता होता है। और यहाँ पे क्या होता है कि एक एरिया से मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो सकते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस है, एक दूसरे के उल्टे ही समझ लो। यहाँ पे क्या होता है, आप अपने कैंडिडेट के लिए वोट डालते हो, ठीक है, जैसे नॉर्मल इलेक्शंस होते हैं तो आपके वहां का जो भी एमएलए होता है आप उसके लिए जो है वोट डालते हो। लेकिन इस वाले में क्या होता है, आप पार्टी के लिए वोट डालते हो, ठीक है। इधर क्या होता है, पार्टी जो होती है अगर उसको जितने वोट्स मिले हैं, हो सकता है उससे ज्यादा सीट्स उसको मिल जाए लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में, लेकिन जो ये वाला सिस्टम है इसमें उतनी ही सीट्स मिलती हैं जितनी आपको वोट्स मिले हैं, उसी के प्रोपोर्शन के परसेंटेज में आपको मिलता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है। अब ये याद रखो कि ये वाला सिस्टम कहां पे होता है, इंडिया में है, यूके में है, और पीआर सिस्टम जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला, ये इजराइल में है और नीदरलैंड में है। तो दोनों में बहुत बेसिक से डिफरेंस है, एक दूसरे के उल्टे ही हैं, तो आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। Why was the first past the post system accepted in India? हमारे इंडिया ने ये सिस्टम क्यों अपनाया, क्योंकि सिंपल है। देखो, मान लो इसमें क्या होता है, एक नेता है जिसका नाम है ए और एक नेता है जिसका नाम है बी, दोनों अलग अलग पार्टीज से हैं। इसको मिले 100 वोट, इसको मिले 50 वोट, तो कौन जीता, 100 वोट वाला। सिंपल, इसी को कहते हैं हम फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। जिसने पिछले वाले को पछाड़ दिया, आगे निकल गया, वोट जिसके ज्यादा हैं वो विनर होगा। तो इसीलिए सिंपल है, और वोटर्स को क्लियर चॉइस होती है भाई इलेक्शन के टाइम पे किस कैंडिडेट को वोट देना है। और ये बहुत सूटेबल है जहां पे लार्ज पॉपुलेशन होती है, जैसे इंडिया एक देश है, तो वहां पे ये बहुत ही इजी है और सूटेबल भी है। वोटर्स जो है अपने कैंडिडेट को पर्सनली जानते हैं, पार्टी को वोट नहीं देते, वो कैंडिडेट को वोट देते हैं, कैंडिडेट के नाम पे वोट पड़ता है। तो ये होता है, इसलिए यहाँ पे इसको एक्सेप्ट किया गया था। रिजर्वेशन क्या होता है, देखो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, हर क्लास के लोगों को, कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन वगैरह भी दिया जाता है। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है इसका प्रोविजन। और इसमें क्या होता है, वोटर्स ऑफ ऑल क्लासेस विल वोट बट द कैंडिडेट विल बिलोंग ओनली टू द सोशल क्लास। देखो, बहुत बारी सीट्स जो होती हैं इलेक्शन की, वो किसी एक कास्ट के लिए या क्लास के लिए रिजर्व होती हैं। हो सकता है वो ओबीसी की सीट हो रिजर्व की, वहां पे जो कैंडिडेट होगा वो ओबीसी का होगा, वोट लेकिन सभी देंगे उसे। ऐसे ही एससी कास्ट की भी रिजर्वेशन होती है कभी कभी, कि जो सीट है वो एससी कैंडिडेट के लिए होगी और वोट उसको सभी देते हैं। तो ये वैसे तो जब इसको बनाया गया था प्रोविजन को, जब देश आजाद हुआ था, तो सिर्फ 10 साल के लिए बनाया गया था, बट अभी इसको एक्सटेंड कर दिया है 2030 तक, 2030 तक। और 543 लोकसभा सीट्स में से 84 जो हैं वो रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल हैं, वो मतलब रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन है हमारे लोकसभा के अंदर, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो देखो ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि राइट टू वोट, आपको वोट डालने का राइट होगा। जितने भी लोग हैं कंट्री के सिटीजन जो 18+ हैं, जो एडल्ट हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन, कास्ट और सेक्स के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। जो 18+ है, जो एडल्ट है, वो वोट डाल सकता है। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। अब हमारे इलेक्शंस में क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है वो बता देता हूं। देखो, हर कमी होती है हर जगह पर, हर कोई 100% अच्छा नहीं होता। तो यहाँ पे
ये लिखा है कि कुछ ना कुछ गलतियां होती हैं, कुछ कमियां होती हैं, ठीक है, और लगातार आप इसको एफर्ट्स कर सकते हो इसको सुधारने में, ठीक है। क्या क्या सुधार करने हैं? एक तो बहुत बारी लोग वोट खरीदते हैं पैसे देकर, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। कम्युनलिज्म बहुत फैलाते हैं लोग इलेक्शन के टाइम पे, हिंदू मुस्लिम बहुत करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। और कास्ट के नाम पर, रिलीजन के नाम पर वोट मांगना, लड़ाई झगड़ा करना, ये भी नहीं होना चाहिए। और क्रिमिनल्स वगैरह जो हैं वो इलेक्शन में ना आए किसी भी तरीके से, ये इंश्योर हो। और प्रॉमिस जो हैं वो पूरे किए जाएं। और एक्सेसिव एक्सपेंडिचर होता है, बहुत बारी पैसा ज्यादा लगा लिया जाता है, ये ना हो, पैसे की पॉलिटिक्स ना हो। तो ये कुछ हमारे फॉल्ट हैं जिसपे अगर हम काम करेंगे तो हमारा इलेक्शन सिस्टम और अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दें। जय हिंद, जय